तो एक कॉरिडोर है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। आपका जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा जीएस पेपर 2 में ही बायलेटरल कनेक्टिविटीज आप पढ़ते हो, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। छोटा सा आर्टिकल है, इसकी पहले तो कंट्रीज इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी कंट्रीज कनेक्टेड है। तो नाम पे जाओ पहले तो, इंडिया, मिडल ईस्ट एंड यूरोप। यूरोपियन एक कंट्री आपको दिखेगी, दैट इज ग्रीस। ठीक है, तो ग्रीस से एक बार कनेक्ट कर गया तो बाकी के तो हो ही गए कनेक्ट, फिर ट्रेड तो चलता ही रहेगा फिर उसके बाद। तो एक तो आ जाएगा यूरोप। बीच में आ गई आपकी मिडिल ईस्ट, कौन कौन सी हो सकती है, लगाओ थोड़ा सा आइडिया। सऊदी अरेबिया, यूएई, इजराइल, होगी, बस इतनी है। ठीक है, और एक बचा कौन, दैट इज इंडिया। होगी कंट्रीज याद। अब देख लेते हैं मैप के ऊपर ताकि आपके दिमाग में छप जाए। हेयर इज अवर प्यारा भारत, इंडिया। इंडिया के दो पोर्ट्स कनेक्ट करे गए हैं, मुंद्रा पोर्ट एट गुजरात एंड मुंबई के पोर्ट्स आ जाएंगे यहाँ पे। यहाँ से जो भी लॉजिस्टिक है, ट्रांसपोर्ट होगा चीजों का इंडिया के साइड से, वो इन दो रीजन से होगा। फिर ये जाएगा वाया शिप्स, सी रूट रहेगा यहाँ पे। ये डैश डैश जहाँ पे भी लगा है वो सी रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे ये जाएगा डायरेक्टली टू द यूएई। क्या फुल फॉर्म है इसकी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यहाँ पे एक पोर्ट आएगा, नाउ पोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जाबेल अली पोर्ट। सीधा आएगा जाबेल अली पोर्ट, बताइए किस कंट्री का है। तो आपको पता है किस कंट्री का है, यूएई। वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लो इसको, अभी पूछा नहीं है ये। और जिस हिसाब से इसके ऊपर रिपोर्ट कार्ड आ रखा है, इंडिया के लिए बहुत रेलिवेंट है, तो इसको आप याद कर लो अभी। दैट इज जाबेल अली पोर्ट, किसका है, यूएई का है। फिर थोड़ी देर ये रोड और आपके रेलवे ट्रैक्स और बीच में थोड़ा सा सी रूट के थ्रू जाएगा, और कहां पे चला जाएगा, सऊदी अरेबिया में चला जाएगा। सऊदी अरेबिया की एक सिटी है, दैट इज अल गुवाफत। अल गुवाफत दैट इज इंपॉर्टेंट सिटी, बीच में आपको मिल जाएगी, तो यहाँ पे जाएगा। उसके बाद आगे चल के एक एयरपोर्ट है हराद करके, छोटा सा एयरपोर्ट है, यहाँ पे मिल जाएगा। आगे चल के रियाद है, रियाद इज अगेन प्लेस, यहाँ पे चला जाएगा। ये बीच में पॉइंट्स बनाए हैं ब्रेक के लिए कि कोई और एडिशन करनी है तो आप कर सकते हो। फिर उसके अलावा थोड़ा सा और आगे चले जाओ, टिप ऑफ द सऊदी अरेबिया अल हदीथा, यहाँ पे इंटरनल पोर्ट मिल जाएगा। यहाँ पे वाटर बॉडी है, यहाँ पे एक पोर्ट मिल जाएगा आपको, बंदरगाह मिल जाएगी। तो दिस इज अल हदीथा। उसके बाद जाएगा हाईली कॉन्फ्लिक्टेड जोन में, दैट इज योर इजराइल। एंड फाइनली मेडिटेरियन सी के थ्रू कहां पे पहुंचेगा, ग्रीस। नाउ ग्रीस का एक बंदरगाह आपको यहाँ पे दिखेगा, दैट इज पीरियस। यहाँ पे पहुंच जाएगा ग्रीस में। और फिर ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, सारा यूरोप। तो कनेक्टिविटी कहां पे दी हमने, इंडिया से चले, मिडिल ईस्ट में गए, एंड फाइनली यूरोप में चले गए। नाम का पता लग गया अब, इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। कंट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जाबेल अली पोर्ट को नहीं भूलना है, पायरिस पोर्ट को नहीं भूलना है। एक और रह गया इजराइल का हाइफा पोर्ट, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसी की वजह से यहाँ पे ट्रेड रुक रखा है। पर आप थोड़े से यहाँ पे आज सरप्राइज होने वाले हो, क्योंकि इंडिया और यूए में बहुत ज्यादा जो ट्रेड है आप देखोगे। खैर सरप्लस में तो नहीं है, पर खैर जो ट्रेड मिलेगा आपको वो काफी ज्यादा देखने को मिलेगा बिटवीन इंडिया एंड यूए। हाँ जी, हाइफा, HAIFA, हाइफा। ठीक है, ये पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे। जैसे रिबेलियन ग्रुप्स आ जाते हैं मैच के लिए, तो पोर्ट्स भी इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके लिए। नाउ रिपोर्ट कार्ड क्यों बोला गया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल G20 समिट 2023 के तहत इमैक को शुरू कर दिया जाता है। अभी थोड़े दिनों में प्राइम मिनिस्टर मोदी G20 समिट जो ब्राजील में हो रहा है ना, ट्रायो का याद रखना है, तो ब्राजील जाने वाले हैं। अब उधर ये सारी चीजें दिखाई जाएंगी कि मैक के थ्रू क्या क्या फायदे हुए, क्या क्या चीजें रही, क्यों इसका एक्टिव होना जरूरी है। इवन जब हमने यूएस का पढ़ा था ट्रम्प 2.0, तो उसमें भी देखा था, वो भी चाहते हैं कि ये जो इमैक कॉरिडोर है ये हाईली कनेक्टिव रहे। चलो अंडरस्टैंड करते हैं इसकी जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस क्या क्या हैं वन बाय वन। बट फर्स्ट ऑफ ऑल दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया। आपका जो इमैक कॉरिडोर है इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अगर डायरेक्शन हम ड्रॉ करें तो ऊपर आ गई नॉर्थ, ये आ गई साउथ, वेस्ट, ईस्ट। ठीक है, ईस्ट और यहाँ पे वेस्ट। अब इस कॉरिडोर को भी दो डायरेक्शंस में डिवाइड कर दिया है, एक को बोल दिया है वेस्टर्न वाला और दूसरे को बोल दिया है ईस्टर्न वाला। जैसे ये वाला रीजन जो है इसको ईस्टर्न कंसीडर किया हुआ है, तो मतलब मेन फोकस आज इंडिया और यूएई पे आ जाएगा। एंड एक ब्लॉक को क्या बोल दिया है, वेस्टर्न वाला। कंफ्यूज मत होना कि ये वेस्ट के आ गया ईस्ट के आ गया, तो इन दोनों को सेपरेट कर दिया है ज्योग्राफी के बेसिस पे।
ठीक है। नाउ इमैक जो है एक एम्बिशियस ट्रांस कॉन्टिनेंटल ट्रेड कॉरिडोर है, आईएनएसटीसी के बारे में आप सुनते हो जैसे, तो उसी तरह से इमैक की भी एक बहुत ज्यादा रेलिवेंस आपको मिलेगी। अब देखो, एक ट्रेड रूट और है अपने पास जो कि बहुत पुराना है, क्या नाम है उसका? स्वेज कैनाल। अब अगर रास्ते देखोगे तो इन पोर्ट से आपको स्वेज कैनाल काफी दूर पड़ेगा, जबकि इस रास्ते से जाओगे तो नजदीक पड़ने वाला है। तो मतलब यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव मिलेगा आपको इमेक वाला ट्रेड रूट इफ कंपेयर टू द स्वेज कैनाल। और दूसरा क्या होगा, टाइम कम लगेगा चीजों को पहुंचाने में। तो यहाँ पे अपने को ज्यादा बेनिफिट है या फिर नीचे वाले रास्ते से? ऑब्वियसली इमेक वाला जो रास्ता है ये ऊपर वाला, यहाँ से आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और यहाँ पे कौन सी गल्फ है? पर्शियन गल्फ। ऊपर ईरान आ गया ना, ईरान को ही तो पर्शिया बोलते थे एक टाइम पे, तो पर्शियन गल्फ आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो मेन जो रीजन आ जाएगा वो यही है, जो रास्ता है ट्रेड रूट है सुएज कैनाल से अपने को ज्यादा पड़ता है, ज्यादा पैसा लगता है, टाइम भी ज्यादा लगता है चीजों को पहुंचाने के लिए। क्योंकि जब हम यहाँ जैसे पहुंचते हैं, यहाँ पे पोर्ट आ जाते हैं, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट, इजिप्ट उसको देखता है। तो जब यहाँ से निकलना है मेडिटेरियन सी के अंदर तो हैवी ड्यूटीज भी लगती हैं। पर हम इमैक के जरिए यहाँ पे काफी कोऑपरेशन कर रहे हैं, और जो ये फीस वगैरह है, ड्यूटीज वगैरह है, इनको रिड्यूस करने की ट्राई भी कर रहे हैं बाय बेटर कोऑपरेशन। अब देखते हैं इसमें इसमें बोला गया है कि टाइम को अगर देखोगे तो 40% कम लगेगा इफ कंपेयर टू द स्विस कैनाल। और दूसरा बोला गया है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 30% रिड्यूस कर जाएगी इफ कंपेयर टू द स्विस कैनाल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन अगर आता है यू कैन ऐड इट, काफी इंपॉर्टेंट है ये। 40% बहुत ज्यादा हो जाता है, एंड 30% रिस्पेक्टिवली। उसके बाद इंडिया के जो पोर्ट है उनको कहाँ कहाँ कनेक्ट किया, पहले मिडल ईस्ट से, और मिडल ईस्ट आगे जाके यूरोप के साथ कनेक्टेड है। तो इससे क्या होगा, हमारी जो ट्रेड रिलेशन है वो और स्ट्रेंथन करेंगे और ज्यादा कोऑपरेशन से आगे चलेंगे। जैसे यूएई का एक पोर्ट बोला है स्पेसिफिकली, जाबिल अली पोर्ट, क्योंकि जो इंडिया का पोर्ट है वो किससे जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, जाबेल अली पोर्ट से। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, अल्टीमेटली कंट्री भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। उसके बाद यूएई के बाद आगे चल के हमने देखा वेस्ट एशिया, जिसको हमने बोल दिया है। अब यहाँ पे जॉर्डन भी लिखा हुआ है, जॉर्डन जस्ट इसराइल के बॉर्डर में आ जाते हैं। तो जब आप इस रूट से जा रहे हो तो ऑब्वियसली जॉर्डन को भी कनेक्ट करते हुए चलते हो, तो यहाँ पे भी जॉर्डन भी मेंशन कर दिया हुआ है। एंड पोटेंशियली इसराइल, पर इसराइल में अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रखा है, तो ये तो बिल्कुल ही साइड लाइन हो रखा है। और मेन तो इसराइल ही है, अगर आपको यूरोप पहुंचना है ग्रीस के थ्रू तो इसराइल से तो जाना ही पड़ेगा। अब इसराइल बंद है तो यूरोप तो बिल्कुल ही बाइकआउट है यहाँ से। तो वेस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया की फॉर्म में इनको डिफरेंशिएट कर दिया है। और इंडिया के जो पोर्ट्स आ जाएंगे मुंबई एंड मुंद्रा, तो यूएई से कनेक्टेड है। नाउ ईस्टर्न लेग ऑफ द कॉरिडोर, आई थिंक आपको पता चल गया ये कौन सी थी, इंडिया आएगा जिसमें और यूएई आ जाएगा। बाकी वेस्ट वाली जो लेग आएगी वो कौन से आगे सारे जो भी बचे, सऊदी अरेबिया, इसराइल एंड आपका ग्रीस वाला एरिया। उसके बाद हमने इकोनॉमिक पार्टनरशिप के लिए एक सैपा करके आपने सुना होगा, 2022 में यूएई के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी साइन किया था। ये एग्रीमेंट साइन करे जाते हैं ताकि ट्रेड में कोऑपरेशन मिल सके और जो बायलेटरली रिलेशंस होते हैं उनको और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जा सके। अब बायलेटरल ट्रेड जो है वो 93% इंक्रीज कर चुका है जब से ये पोर्ट्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट करे गए हैं, आपका इंडिया का और यूएई का पोर्ट 93%, ह्यूज नंबर। और 2020 टू 21 अगर देखोगे तो ट्रेड था 43.30 बिलियन का, और अभी 23 और 24 का देखोगे तो 83.64 डॉलर बिलियंस का आपको देखने को मिलेगा। दैट इज अ ह्यूज सर्ज फ्रॉम 2020 से लेके 2024 तक, काफी ज्यादा सर्ज आया है आफ्टर द स्टार्टिंग ऑफ दिस पोर्ट, ये जो इमैक के तहत जुड़े हुए हैं। और ऑयल के ही फील्ड में नहीं है, नॉन ऑयलिंग जो ट्रेड है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। नॉन ऑयलिंग से मीनिंग समझ रहे हो, बाकी सब चीजें ऑयल को छोड़ के, दैट इज नॉन ऑयलिंग। मेनली तो यूएई के साथ कोऑपरेशन ऑयल के लिए था। ऑयल अपने को रशिया से अभी तक मिल रहा है बढ़िया सस्ते दाम के ऊपर, खैर महंगा है फिर भी, बट स्टिल मिल रहा है हमें वहां पे सस्ते दाम पे। एंड नॉन ऑयल ट्रेड जो है ये भी इंक्रीज हुआ है बिटवीन इंडिया एंड यूएई। अब यूएई और इंडिया पे ही आ रहा है कोऑपरेशन, उधर सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इनकी आपस में ज्यादा कोऑपरेशन नहीं है। इसराइल लड़ाई कर रहा है तो यूरोप तो वैसे बाइकआउट हो रखा है, तो इंडिया और यूएई के ऊपर ज्यादा यहाँ पे फोकस किया है। एक जो टर्म निकल के आई है दैट इज वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर। अब देखो ट्रेड भी हो रहा है और ऊपर से वर्ड लिखा है वर्चुअल, वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल तो डिजिटलाइजेशन की तरफ इशारा कर रहा है। तो ये वैसा ट्रेड है जिसमें सर्विसेज प्रोवाइड करी जाएंगी वर्चुअल तरीके से, मतलब डिजिटलाइजेशन का इंपॉर्टेंट रोल आने वाला है। तो ट्रेड प्रोसेस को इंक्रीज करना, लॉजिस्टिक कॉस्ट को डिक्रीज करना, एनहांस ट्रेड एफिशिएंसी बिटवीन इंडिया एंड यूएई। अब सोचो किसी को कोई चीज बेचनी है तो ये तो वर्चुअल वाला बोल रहा है, वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर, तो कैसे बेचेगा वो? यहाँ पे इंडिया आ गया,
यहाँ यूएई आ गया। कोई चीज है जो हमें बार बार खरीदनी पड़ती है फ्रॉम यूएई, कोई चीज ऐसी है जो इंडिया को जो यूएई को बार बार खरीदनी पड़ती है फ्रॉम इंडिया, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहीं पे कर दो। तो यहाँ पे तो कोऑपरेशन हाई लेवल पे चाहिए फिर, कि जो मार्केट आपको यहाँ से चाहिए वो यहाँ पे डिप्लॉय कर दी जाए, ये वाली यहाँ पे कर दी जाएगी, बट यहाँ पे आएगी ह्यूज कोऑपरेशन। ये चीज जो है वो कहीं ना कहीं जिस कंट्री में वो चीज बिक रही थी उसको लॉस देगा। जहां पे ये ड्यूटी लगा सकता था वो दूसरी जगह पे जब जा रही है तो फायदा तो दूसरी कंट्री का होगा अल्टीमेटली, और अपने को तो खरीदना ज्यादा पड़ता है फ्रॉम द ऑपोजिट कंट्री। हम उसमें हैं, डेफिसिट में हैं, सरप्लस में नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें रहेंगी। इंडियन पीपल काफी ज्यादा रहते हैं वहां पे, तो जो उनकी मैंडेटरी सी बेसिक सी रिक्वायरमेंट रहती है वो हम बेचते हैं उधर। और बाकी इनके पास ड्राई फ्रूट तो खुले अमाउंट में है, गोल्ड वगैरह इनके पास खूब पड़ा हुआ है, वो तो हम लेके आते हैं, पहन के आ रहे होते हैं, रिलेटिव आते होंगे आपके भी। तो दैट इज द थिंग। नाउ वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर पे थोड़ा सा फोकस कर लो। तो यहाँ पे हम डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल टूल्स का यूज करके जो ट्रेड है उसकी सप्लाई को और ज्यादा इंक्रीज करने वाले हैं। किस किस फील्ड के अंदर हो सकता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ गया ना। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे भी डेवलप है तो रिमोट के जरिए आप अपने घर से उसको डिप्लॉय कर सकते हो, तो ये आ गई उसमें। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये साइंस एंड टेक में आप डिटेल में पढ़ते हो, अभी फॉर नाउ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी याद रख सकते हो। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सर्विसेज आ जाएंगी सारी, एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ गई, डेटा ड्रिवन सॉल्यूशन, एनालिटिक्स वगैरह सब ऑनलाइन हो सकता है। क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स पे फोकस किया गया है, पेपरलेस ट्रेड के ऊपर फोकस किया गया है। तो ये वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर के तहत आपको टर्म्स लिखने को आ सकती हैं, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे। उसके बाद वेस्टर्न लेग की अगर बात करें तो हाईली कॉन्फ्लिक्टेड एरिया बार बार हमने देख लिया, वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कैसे इस इशू को रिजॉल्व किया जाए। नाउ प्रोग्रेस और किन किन चीजों पे हो रखी है? तो एक तो क्लीन एनर्जी एक्सपोर्ट, इसके ऊपर फाइबर ऑप्टिक केबल्स, टेलीविजन, आपका इंटरनेट सभी इन्हीं वायर से तो जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर एनर्जी ग्रिड्स के ऊपर, क्योंकि हम रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। और उसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर काफी फोकस किया गया है। टेलीकम्युनिकेशन से याद आया, इंडिया ने दोबारा से अपनी एक हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट कर ली है, देखा आज के आया है, 5वें 6ठे पेज पे आया होगा एक। जब डेवलपमेंट होती है ना तो इतने अच्छे से एक्सप्रेस या हिंदू जो मर्जी न्यूज़पेपर हो बीच में जाके दिया होता है ताकि कोई पढ़े ही ना। ठीक है, तो डेवलपमेंट वाले ऐसे होते हैं। और जब कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है फ्रंट पेज पे बिल्कुल ऐसे हेडलाइन बना के, तो दैट इज ह्यूज डेवलपमेंट, हाइपरसोनिक मिसाइल। चलो वो डिफरेंट टॉपिक आ गया। और इसके अलावा बहुत सारी स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस करने की जरूरत है, वही सब चीजें। नाउ वे फॉरवर्ड में क्या लिखा हुआ है? एक वर्ड, दैट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ये आपने एक कंट्री के संदर्भ में सुनी होंगी, कौन सी कंट्री है वो? चाइना। चाइना ने क्या किया है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना दी हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फोन बनेंगे तो सिर्फ फोन ही बनेंगे, यहाँ पे उनकी वो जो आती हैं फेरी लाइट्स वही बनेंगी। यहाँ पे चाइनीज गवर्नमेंट बोलती है जाओ लाइट्स बनाओ, दिवाली आ रही है तो बिकेंगी बहुत ज्यादा, जो भी बनेगी सब एक्सपोर्ट कर दो, बचना नहीं चाहिए यहाँ पे कुछ भी। फोन बना रहे हो जल्दी से बनाओ, बेच दो आगे, बचना नहीं चाहिए कुछ भी। मतलब जो भी आप काम कर रहे हो इन इकोनॉमिक जोन्स में करते हो और उसके बाद अपने घर वापस चले जाते हो। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कोई पर्टिकुलर चीज आप किसी एरिया पे बना रहे हो, एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर बना रहे हो। तो एक तो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे बोला है एम्फेसिस करने को, कि पोर्ट हमें और डेवलप करने पड़ेंगे, हमारे जो लॉजिस्टिक है, ट्रांसपोर्टेशन के चीजें हैं उनको और ज्यादा डेवलप करना पड़ेगा, हमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अब जैसे मान लो कहीं पे कोई इंडस्ट्री है, उसका जो रॉ मटेरियल है वो आपको झारखंड में मिल रहा है। एक थ्योरी है जिसके तहत बोला जाता है कि जहां पे रॉ मटेरियल अवेलेबल है और अगर उसका वजन ज्यादा है तो उसी जगह पे आप अपनी इंडस्ट्री का सेटअप कर दो। क्यों? क्योंकि नहीं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो उसी तरह से इंडिया को भी बोला है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को इंप्रूव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके अलावा डोमेस्टिक लॉजिस्टिक, मतलब आप अपने पोर्ट तक भी चीजों को लेके आओगे ना, तो उसके इसमें भी आपको ट्रांसपोर्टेशन जो है वो अपनी इंप्रूव करनी पड़ेगी। जैसे हमारे जो इंडिया के अंदर लॉजिस्टिक के ऊपर क्वेश्चन उठता है, वो उठता है कि प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं अवेलेबल होते। कैसे नहीं होते? फॉर एग्जाम्पल फ्रूट कैरी करने हैं तो हम नॉर्मली ट्रक्स में लोड करते हैं कैंस वगैरह के अंदर और भेज देते हैं, कोई रेफ्रिजरेटर नहीं है। जबकि फॉरेन कंट्रीज में आप देखोगे प्रॉपर रेफ्रिजरेटर लगे होते हैं उनके जो ट्रक्स एंड ऑल होते हैं। तो लॉजिस्टिक के ऊपर भी फोकस करने की जरूरत है ताकि जो इमैक है इसमें हम अपनी इंटीग्रेशन को और ज्यादा शो कर सके। उसके अलावा इंप्रूव डिजिटल लॉजिस्टिक, तो ये वर्चुअल वाले में आपने देख लिया। सप्लाई चेन इंटीग्रेशन, तो जितने भी ग्लोबल सप्लाई चेन हब है उनके साथ कनेक्टिविटी। एंड
ये तभी कनेक्टिविटी तो खैर तभी इंप्रूव होगी जब हम एक तो चाइनीज को टक्कर दे पाएंगे, और ज्यादा जो चीजें चाइनीज अपनी डेवलप कर रही हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में, वैसे ही इंडिया के अंदर डेवलप कर पाएंगे। तो एक तो तभी ये कंपटीशन रिड्यूस होने वाला है, और दूसरा यूरोप के साथ तभी कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी जब वो बीच में जो इसराइल कॉन्फ्लिक्टेड हो रखा है वहां पे हम तो कैसे ही करेंगे, वो लड़ाई जब तक सॉल्व नहीं होगी तब तक वो तो खैर बंद ही रहेगा। तो राइटर ने तो बोल दिया, पर चीज अभी इक्वल टू नील दिख रही है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इमेक सेक्रेटरिएट, अब सेक्रेटरिएट मतलब एक ऑफिस बना दिया जाए जो इमेक को ही चेक करे, उसी कॉरिडोर के ऊपर चेक रखिए। तो वो इंडिया में भी होगा, फिर बाकी जो रिस्पेक्टिव कंट्रीज आपने पढ़ ली मैक के अंदर उनके अंदर रहेगा। तो कॉरिडोर के क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, उनके ऊपर वो प्रॉपर रिसर्च पेपर पब्लिश करेंगे। जैसे जब सुप्रीम कोर्ट के साथ इसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, जैसे बोला जाता है कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड उसको पूरे इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट कर दे, पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस बोलते हैं कि रिसर्च पेपर लेके आओ कि कैसे करें, एकदम से कैसे कर सकते हैं, जहां पे हर एक स्टेट के अंदर डिफरेंट रिलीजन्स आ जाते हैं। तो उधर यूसीसी को इंप्लीमेंट करना इज नॉट दैट इजी। तो ये जो सेक्रेटरेट बनेगा इसमें भी क्या किया जाएगा कि ट्रेड को और ज्यादा बेनिफिशियल कैसे बनाया जा सकता है उसके ऊपर फोकस रहेगा, और जो भी क्रॉस बॉर्डर ट्रेड जो भी चीजें उसमें रिक्वायर्ड रहेंगी उनमें ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी, और नए पार्टनर कंट्रीज को इंक्लूड करना है नहीं करना है वो सब इस सेक्रेटरेट में डिसाइड किया जाएगा। एंड फोकस ऑन जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अगेन पॉइंट क्लियर है, इसराइल वाला आ जाएगा इसमें। तो दिस वाज योर इमेक कॉरिडोर, इंपॉर्टेंट था और बार बार न्यूज में आ रखा था और एक स्पेशल एडिटोरियल भी आया था, तो इट इज इंपॉर्टेंट।